हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ उससे आप लोग अनफैमिलियर नहीं हैं, यू ऑल आर फैमिलियर। फिर भी देखता हूँ मैं कौन कितना जल्दी गेस करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये अगर हम इसे इस पोजीशन से उठा करके इस पोजीशन पर लाते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। क्या होता है उस वर्क का जो हम यहाँ से लाने में इसे करते हैं? वो वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने में किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, वो वर्क क्या होता है? आप लोग को याद है? कुछ गेस कर सकते हैं? कीजिए, देखते हैं। तब तक मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ। Potential energy of an electric dipole. Potential energy of an electric dipole. तो ये हेडिंग लिखना है आपको। You all write down it. ठीक है, आपने लिखिए। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे इसी को मैंने लिया, इसको यहाँ से पिकअप करके यहाँ तक उठा दिया, रेज कर दिया, तो वर्क करना पड़ा इसको उठाने में। ये वर्क क्या हुआ? अब आप गेस कर रहे होंगे। ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही इसे यहाँ तक पहुंचा करके हम रोकते हैं, ठहराते हैं। तो ये वर्क जो भी किया गया इसको यहाँ तक लाने में, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सा एनर्जी कहलाता है ये? याद है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में लाया गया है, तो ये इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम पर स्टोर होगा। ठीक इसी तरह से अब जो हेडिंग मैंने दिया है इसको रिलेट मैं करने जा रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो किसी पोजीशन पर आया हुआ, तो फिर उस वक्त उसको उस पोजीशन तक लाने में भी कुछ न कुछ वर्क किया गया होगा। वो वर्क भी उसमें एनर्जी के नाम पर स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी उसका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हमें कैलकुलेट करना है कि उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको डायग्राम का याद होगा। ये डायग्राम एक बार आपके सामने पहले भी आ चुका है। नहीं, ये देखिए, ये डायग्राम आपके लिए कोई नया डायग्राम नहीं है। उम्मीद है पहचान लिए होंगे। व्हाट इज नोन इट? इलेक्ट्रिक डायपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इस पोजीशन में है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये किस एंगल पर ओरिएंटेड है? एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो इस पोजीशन तक लाया गया होगा इसे, ये आपने ही ये यहाँ पर है। किसी भी पोजीशन में रखने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को वहां पर लाते हैं, है ना? तो वहां पर ये भी लाया गया होगा। वही लाने में जो वर्क किया हो गया होगा वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया और अब हम उसी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए चल पड़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, तो हमें ये प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया गया था। हमने भी एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक
डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन देने पर वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क क्या करना चाहता है, उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो अलाइन करने के लिए वो टॉर्क अप्लाई करता है। अब उस टॉर्क को यहां पर हम रिमाइंड करें, रिकॉल करें एज द टॉर्क applied by the electric field on an electric dipole is कितना है, P E sin थीटा। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क जो इसको अप्लाई करता है और ये अपने डायरेक्शन में उसको अलाइन करना चाहता है ना। कोई लीनियर फोर्स तो था नहीं, और लीनियर फोर्स ना रहने की वजह से वो लीनियर मोशन में नहीं आना चाहता है। लेकिन टॉर्क उस पर अप्लाई होता है और वो टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश करता है, तो रोटेशनल मोशन में आता है या रोटेशनल मोशन में आना चाहता है। ठीक है, चलिए ये भी चाह रहा होगा यहाँ पर आना, तो इसको इस तरफ आने से रोकने के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इस पोजीशन में रहे, है ना। ठीक, देयरफॉर द एक्सटर्नल टॉर्क required to stop the dipole from rotation। रोटेशन से रोकने के लिए, रोटेशन से डायपोल को रोकने के लिए हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए in opposite direction, opposite डायरेक्शन। देयरफॉर, तो एक्सटर्नल टॉर्क को हम यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस पी ई साइन थीटा, माइनस पी ई साइन थीटा। ठीक है, चलिए आपने इसे नोट कर लिया है, इसे बना भी लिया है। आइए इसे अब इरेज करते हैं। ये मिल गया। ठीक है, नाउ जो एक्सटर्नल टॉर्क इसे अप्लाई किया है, जो भी एक्सटर्नल टॉर्क इसे अप्लाई किया है, जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर अप्लाई था वो क्लॉकवाइज में अभी कह सकते हैं, क्लॉकवाइज में, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई किया जाएगा। यस, एक एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई करेंगे। जिस एंटी क्लॉकवाइज में इस पर अप्लाई करेंगे टॉर्क, इसको रोकने के लिए, जैसे ये अगर ये इस पोजीशन में पकड़े हुए हैं तो इस पोजीशन में ये आना चाह रहा है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में इधर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इस टॉर्क को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए। अगर थोड़ा भी इसमें डिस्प्लेसमेंट दे, यहाँ से थोड़ा भी इसमें डिस्प्लेसमेंट दे उस टॉर्क की वजह से, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते ही टॉर्क एक वर्क कर देगा, है ना। याद है, जहां पर भी फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होते ही अगर कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क हो जाता है। ठीक उसी तरह से जहां पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल या कोई टॉर्क अप्लाई होता है और उस टॉर्क के डायरेक्शन में अगर कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उस टॉर्क के इफेक्ट में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर वहां पर भी वर्क होता है। चलिए, तो इसमें कितना वर्क होगा, नाउ लेट अस कैलकुलेट इट। देयरफॉर द वर्क डन
when the dipole is rotated anti-clockwise by the external torque, through a small angular displacement, तो dw एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर आप d थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो dw इक्वल टू ये जो टर्क आपने दिया है एक्सटर्नल वो और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा और एक्सटर्नल टर्क यहाँ ये आप ले लीजिए Pe sin थीटा और टाइम्स d थीटा, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ फिगर में कहाँ है नहीं दिखलाया मैंने, नहीं देख रहे हैं, वो आप अलग बना के देख सकते हैं। जैसे अभी डाइपोल का पोजीशन ये, ठीक है, तो ये डाइपोल का पोजीशन है और ये फील्ड का यहाँ पर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ अगर रोटेट करते हैं तो ये भी इस पोजीशन से इस तरफ आ जाएगा। अब इसके पोजीशन को आप ये कह लीजिए, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया d थीटा, ठीक है, यस ये थीटा। तो अब आइए अगर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है d थीटा तो उस d थीटा से डिस्प्लेस करने में जो भी वर्क हुआ वो माइनस Pe sin थीटा हो गया। तो अब सोचिए अगर थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क हुआ है माइनस Pe sin थीटा d थीटा, तो इस पोजीशन तक रखने में अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में रोटेट किया होगा तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोटेट करके ही यहाँ तक लाया गया होगा और हर थोड़े थोड़े रोटेशन की वजह से थोड़े थोड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा थोड़ा वर्क हुआ। तो थोड़ा थोड़ा वर्क जो हुआ सबको हम अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो निकल जाएगा। यस, एंगुलर ये टोटल वर्क को ऐड करने का काम हमारे लिए कैलकुलस में है बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। Therefore total work done in rotating from थीटा 1 to थीटा 2। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का हम एक डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। थीटा 1 आर्बिट्रेरी एंगल जो इनिशियल पोजीशन पर था, थीटा 2 भी आर्बिट्रेरी एंगल जो फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है। तो हम थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में हम लिमिट दे करके इसे इंटीग्रेट करने चल रहे हैं। W इक्वल टू थीटा 1 to थीटा 2 के बीच में अगर लिमिट लेकर के चलते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास ये रूल है। इस तरह से इसे सिंबलाइज करके लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और एक्सप्रेस करने के बाद हम इसे इंटीग्रेशन करने के लिए चल पड़ेंगे। इसमें माइनस और Pe ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ sin थीटा का, क्योंकि वेरिएबल थीटा ही यहाँ पर बदल रहा है। तो अब यहाँ पर लीजिए थीटा 1 और यहाँ पर लीजिए थीटा 2 और sin थीटा और d थीटा, तो माइनस Pe sin थीटा को आप क्या कहेंगे माइनस cos थीटा। इंटीग्रेशन में sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा। cos थीटा यहाँ आया और ये अपर लिमिट थीटा 2 और लोअर लिमिट थीटा 1 और ये रहा टोटल वर्क डन। यस ये रहा टोटल वर्क डन। अब ये टोटल वर्क डन जो हुआ है
θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक लाने में यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यस, तो डायपोल में यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद उसके पास जो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी था उसमें वो चेंज लाएगा। तो चेंज जितना से आएगा वो इतना ही बराबर होगा। ठीक है, यस। आइए, तो अब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप जानते हैं वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट आप कह सकते हैं W इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आइए देयरफॉर W को आप लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, इसको आप माइनस करके लिखने चल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डेल U इक्वल टू माइनस ऑफ W। ठीक है, तो डेल U आप नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं U2 माइनस U1 और U2 माइनस U1, और ये माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस PE ना, माइनस ऑफ, ये माइनस रहेगा और एक माइनस और भी आ रहा है। तो फिर यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले आप एक काम कीजिए, ये हाँ चलिए, ये यहाँ पर एक्सपांड नहीं हो सका था, अब यहाँ पर माइनस PE और तब ये θ2 और θ1 एक बार माइनस θ2 करके लीजिए और एक बार माइनस ऑफ cos θ1 करके लीजिए और इसको फाइनलाइज सिंपलीफाई कर लीजिए। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, तो cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से इसका अगर देखते हैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए, तो अब U2 माइनस U1 लिख लीजिए और माइनस ऑफ माइनस ये भी लिखना है हमें और माइनस वो भी लिखना है, दोनों लिखना है। ठीक है, चलिए, अब इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को यहाँ कर लिया और इसके लिए इस ब्रैकेट को यूज कर लिया, तो माइनस cos θ2 और ये माइनस माइनस प्लस cos θ1, तो माइनस cos θ2 प्लस cos θ1 ये आया। ठीक है, चलिए, तो अब माइनस माइनस प्लस, यस, माइनस माइनस प्लस, और ये cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, चलिए, अब ये आया, यस, U2 इक्वल टू U1 प्लस PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, चलिए, तो अब आइए, हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि जिस पोजीशन में था अर्लियर यानी इनिशियली, तो θ1 पोजीशन में था, तो जिस वक्त θ1 पोजीशन में था उस वक्त भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, और जब ये फाइनल पोजीशन θ2 पर पहुंचा तो इस वक्त भी इसके पास कुछ ना कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, हम ये जानना अगर चाहें कि वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये मालूम होगा, तभी हम ये पता कर सकेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है ये भी तो मालूम नहीं है। हम एक रेफरेंस के लिए ऐसा पोजीशन को एज्यूम कर सकते हैं जहां पर पहुंचने पर या जहां पर पहुंचाए जाने पर इलेक्ट्रिक डायपोल को टोटल एनर्जी 0 हो जाए। वो काम तब हो सकता है जब हम रिकॉल करें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। याद है, पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो दिया जाता है V इक्वल टू KP cos θ/r², इतना से। यस, तो अगर इतना से दिया जाता है तो फिर इसमें थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री अगर कर दें तो cos 90 का वैल्यू 0 और इसलिए ये होल वैल्यू 0 और इसलिए पोटेंशियल भी 0।
पोटेंशियल खुद एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं, पोटेंशियल खुद एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पोटेंशियल का डिफिनीशन ही होता है उस वर्क डन से जो 1 यूनिट चार्ज को लाने में किया जाता है इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, यही ना। तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है वो उसका वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जमा हो जाता है और वही उसका पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो फिर ये भी पोटेंशियल है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम ले लें तो वहां पर पोटेंशियल उसका 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी अगर हम थीटा 2 पोजीशन ऐसा ही दे दें कि 90 डिग्री पर ला करके उसे छोड़ दिया, पहुंचा दिया, तो वो 90 डिग्री पर आते ही अपना पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लेगा। तो यस, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इफ थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर U2 कहाँ चला जाएगा? 0, ठीक है, U2 0 और U2 0, देयरफॉर ये कंप्लीट वैल्यू 0, तो U1 प्लस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इक्वल टू 0। चलिए अब आइए और देखिए क्या होता है यहाँ पर। U1 को राइट साइड ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, या U1 को छोड़ दीजिए और इसी क्वांटिटी को राइट साइड ले जाइए तो भी माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा 2 के लिए हमारा ये 0 हुआ है ना, थीटा 2 90 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर थीटा 2 को आप रख लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। तो अब 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 और तब U1 प्लस PE cos थीटा 1 माइनस 0 दैट इक्वल टू 0, दैट इज U1 प्लस PE cos थीटा 1 इक्वल टू 0, और इसलिए आप U1 इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो U1 इनिशियल स्टेट में इसके पास कितनी एनर्जी रही होगी ये निकल गया। इनिशियल स्टेट थीटा 1 हमने लिया, अगर यही थीटा 1 थीटा पर रहे तो इस पोजीशन में जो इसके पास एनर्जी रही होगी वो भी निकल जाएगा, यस। तो देयरफॉर when theta 1 equal to theta then u equal to u1 क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। थीटा 1 अगर थीटा चला गया तो u1 क्या हो जाएगा? u, और तब u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है। अब PE cos थीटा, अब देख लीजिए P वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ ये cos थीटा इन्वॉल्व है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर cos थीटा इन्वॉल्व हो तो नेचुरली हुआ डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है और तब हम इसलिए लिखते हैं माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है, यस। तो अब यहाँ जाकर के जो एनर्जी स्टोर होगा, जो एनर्जी इसके पास इस पोजीशन में रहा होगा वो अब इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है, यस। यही हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए आपने समझ लिया, अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, तब तक मैं इसके बाद क्या करता हूं ये इंतजार कीजिए। देखिए यस, ठीक है, ठीक, लिख लिया आपने? चलिए लिख लिया तो अब मैं इसे मिटा दूं, ओके। अब हमारे पास इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस बनते हैं, उस पर मैं डिस्कस करना जा रहा हूं। क्या स्पेसिफिक केसेस हैं? चलिए सम स्पेसिफिक केसेस, सम स्पेसिफिक केसेस। पॉइंट नंबर 1, अगर डाइपोल थीटा पोजीशन पर रहते हुए एनर्जी अपने पास इतना प्रोसेस कर रहा है तो फिर थीटा का तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो उसमें हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 0 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं और 180 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं? यस, ले सकते हैं। तो फिर देखते हैं अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक लेते हैं तो इन स्पेसिफिक वैल्यूज पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो यहाँ पर लिखिए व्हेन थीटा इक्वल 0
तो 0 डिग्री के केस में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये -4 ये +4 और ये डाइपोल बन गया, और इसलिए इसका एक्सिस या इस तरफ राइटवर्ड और पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट भी राइटवर्ड। तो डाइपोल मोमेंट एक्सियल होता है ना, -p2 + p। ठीक है, तो अब इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा अगर इसी तरफ आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ आ जाए, तो फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल इस तरह से ओरिएंटेड हो तब उस वक्त एनर्जी कितनी होगी? तो देयरफॉर U = -PE cos 0 डिग्री होगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? -PE, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो 1 होता है। तो सिंस cos 0 डिग्री = 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर वो मिनिमम हो जाएगा, तो एनर्जी मिनिमम होता है। सो द एनर्जी इज मिनिमम व्हेन थीटा = 0 डिग्री, दैट इज द डाइपोल is along the field। ठीक है, along the field, yes। in this case है ना, या this case is of stable इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक कस बनता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वही हो जिसमें किसी का एनर्जी लीस्ट हो। बाय फैक्ट हम जानते हैं, तो एनर्जी इस केस में लीस्ट यही है ना, तो इस केस में ये स्टेबल है। किसी भी तरफ इसको डिस्प्लेस कर दीजिए डाइपोल को, इस तरफ या उस तरफ, फिर वो इसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरा केस देखते हैं, सेकेंड केस। व्हेन थीटा = 90 डिग्री, मींस फील्ड तो हमने इस तरफ रखा है, लेकिन डाइपोल को हम इस तरह रखने जा रहे हैं। यस, -q और +q, और डाइपोल का मोमेंट अब ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, और फील्ड हमारा राइट वाला हो गया। तब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पर ये एंगल है ना, कितना बन रहा है यहाँ पर? थीटा 90 डिग्री। यस, तो cos कितना होगा वैल्यू? cos 90 डिग्री = 0, और देयरफॉर U जो आप लिख रहे हैं PE cos थीटा, तो अब कितना हो जाएगा? PE × 0 दैट इज 0। इस केस में कोई एनर्जी नहीं रहेगी इसके पास, है ना। अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले इसको मैंने डिस्कस किया था। ठीक, तो अब इसमें इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। 90 डिग्री पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये अपने आप को एडजस्ट करता है तो फिर इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेट जो है वो कहलाता है न्यूट्रल स्टेट। दिस इज the case of neutral equilibrium। चलिए, इक्विलिब्रियम यहाँ लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए, थर्ड केस में केस नंबर 3, when थीटा = 180 डिग्री, मीन्स डाइपोल को अब इस तरह से पोजीशन दीजिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल को अब इस तरह से बनाइए कि निगेटिव चार्ज इधर आ जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट वर्ड। तो अब देख रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो फिर एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर?
थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, बन रहा है। ये हो गया E और ये हो गया P, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ऐसे केस में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 180 डिग्री -1, देयरफॉर, है ना, ये मिनिमम वैल्यू है इसका, ठीक है। u इक्वल टू -PE cos 180 डिग्री और तब u इक्वल टू -PE टाइम्स -1, और -1 तो आ ही गया। अब -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या आएगा, अब आएगा u इक्वल टू PE, है ना, तो ये मैक्सिमम हो गया। यस, तो किसी डायपोल को मैक्सिमम एनर्जी तब होती है जब एंगल कितना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल का 180 डिग्री, यानी अपोजिट अगर रखा जाए, फील्ड इस डायरेक्शन में हो और डायपोल इस तरफ रखा हुआ हो, तो उस केस में इसके पास एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए, तो दिस केस जहां पर मैक्सिमम एनर्जी होती है वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को किस स्टेट में कहा जाता है, स्टेबल में या अनस्टेबल में, अनस्टेबल में। तो जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतनी ही ज्यादा वर्क करने के लिए एक्साइटेड होता है ना, एक्साइटेड है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। जो एक्साइटेड नहीं रहता है वर्क करने के लिए वो स्टेबल है, जैसा कि पहला केस में मैंने देखा था। चलिए, तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबिलिटी, ठीक है। यस, तो इस तरह से आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर कितनी होती है।